बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बरह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के सबब एनसीओसी ने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मंजूरी से फैसला किया है, कुछ नई पाबंदियाँ आयद की हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की चौथी लहर जो कि ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है और मुस्बत केसेस की शरह में बदस्तूर इजाफा हो रहा है, 8.8% तक पहुँच गई है, जबकि शहर कैद कराची में तो ये शरह 23% से तजावज़ कर गई है। जो फैसले किए गए इनका ऐलानात करते हुए वफाकी वज़ीर बराए मनसूबबंदी और चेयरमैन एनसीओसी असद उमर साहब का कहना था कि मुल्क के बड़े शहरों में पाबंदियाँ कल से यानी 3 अगस्त से 31 अगस्त तक लगाई जा रही हैं और उन बड़े शहरों में ऑब्वियसली इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, एबटाबाद, कराची और हैदराबाद में तो वैसे ही सिंध हुकूमत ने चूँकि पूरे सूबे में 31 जुलाई से 8 अगस्त तक लॉकडाउन किया है, तो उसमें ये शामिल हैं। बाद में देखा जाएगा। और पाबंदियां जो हैं उसमें हफ्ते में 2 दफ़ा छुट्टी, पहले इसको कम करके 1 कर दिया गया था। मार्केट्स यानी कि हफ्ते में अब 6 दिन के बजाय 5 दिन बंद होंगी। फिर इसके साथ साथ दफातर में 50% जो है वो जो अमला है वो आ सकेगा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में भी 70% से कम करके 50% कर दिया गया। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आउटडोर डाइनिंग के भी वक्त रात 12 से कम करके रात 10 बजे कर दिए गए हैं। इसी तरह दीगर पाबंदियाँ भी आयद की हैं। जैसे मैंने कहा, सिंध हुकूमत की जानिब से 31 जुलाई से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया, जिसकी वफाक ने मुखालफत की। खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कल प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वो मुकम्मल लॉकडाउन के इसलिए मुखालिफ हैं कि इससे भूख जन्म देती है और जो मुल्की मुआशी मामलात हैं वो ठप हो जाते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन जो कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने पहली 3 वेव्स में किया, वो उस हवाले से उन्होंने बात की थी। इस हवाले से जो गुफ्तगू करेंगे, बहुत अहम इशू है डेल्टा वेरिएंट जो कि भारतीय वेरिएंट है, ये बढ़ रहा है। इसके तदारक के लिए कैसे मुतफ़िका एक पॉलिसी या हिकमत अमली के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे 3 वेव्स में बहुत सी कीमतें जानी गई लेकिन बड़ा नुकसान उस तरह नहीं हुआ। चौथी वेव का मुकाबला करने के लिए इस हवाले से हमने 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज मदऊ किया जो शरीक गुफ्तगू हैं। आफ्ताब सदीकी साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, कराची से वाइस स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। आपके नया शुक्रगुजार हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है और बीसी सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रही हैं। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब सदीकी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, अब तो एनसीओसी ने भी फैसला किया है कि कोरोना के बढ़ते हुए वारों की वजह से पाबंदियां आयद की हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या हो सकता है, क्योंकि आप भी शहर कैद कराची से एमएनए हैं, शर्मिला साहिबा भी मौजूद है, एमपीए हैं, कैसे मुत्तफ़िका तौर पर कोरोना जैसी बीमारी जो कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए, उससे हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं? ये जो इख्तलाफ पाया जाता है पॉलिसी की हद तक बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट, इसको कैसे कम किया जा सकता है? आफ्ताब साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज एनसीओसी ने जो डिसीजन लिया है स्मार्ट लॉकडाउन का, जी। और इस हवाले से हम तो पिछले 1.5 साल से ये बात कर रहे हैं कि सूबे सिंध में भी स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। हॉट स्पॉट के लिहाज से कि जहाँ जहाँ इश्यूज हैं उन एरियाज को लॉकडाउन किया जाए, ना कि आप पूरे कराची शहर को लॉकडाउन कर दें। इसके कई मुज़म्मिरात हैं, जिसमें सबसे बड़ा इकॉनमी है। इकोनॉमी शेल्टर होती है, इससे डेली वेजर का जो आदमी है उसको रोजगार के इश्यू होते हैं। या तो हम उस लेवल का स्टिमुलस पे कर रहे हों, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है सिंध गवर्नमेंट के पास या फेडरल गवर्नमेंट ने तो फिर भी एहसास प्रोग्राम के थ्रू कोई डिस्ट्रीब्यूशन की थी और तकरीबन 1,50,000 से ज्यादा लोगों को 12,000 रुपए के हिसाब से पे किया था, जो हमें कहीं सिंध में नजर नहीं आया। तो मेरी तो जो हम्बल एडवाइस है सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, वो ये देखें कि 1.5 साल से ज्यादा हमें हो गया इस कोविड को, सारी दुनिया मुतासिर है इस कोविड से। इस 1.5 साल में हमें अपने एसओपीज को कम से कम एस्टेब्लिश कर लेने चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, हमें हॉस्पिटल में और डिफरेंट जो वार्ड्स हैं वहां पे हमारा एस्टेब्लिशमेंट हो जानी चाहिए थी कोविड के लिहाज से। इस वक्त जो हॉस्पिटल की सूरत हाल है कि भाई लोग कह रहे हैं फुल है, मगर हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 10 बेड जो है वो कोविड के लिए रखे गए, तो जाहिर है वो फुल तो हो गई। इसी तरह कराची की जो कि आपका इकोनॉमी का इंजन है, जी। जब कराची मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, ना फेडरल का ना सिंध गवर्नमेंट का। तो वो जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, जीडीपी के अलग प्रॉब्लम होंगे, डेली वेजेस के अलग प्रॉब्लम होंगे, इकोनॉमी जो है खराब हो जाएगी। मुश्किल कोविड में रहते हुए फेडरल गवर्नमेंट की
जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज ने आज अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी को टेक ऑफ दिया है, और उस टेक ऑफ में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो गया है, हमारी रेमिटेंसेस बेहतर आई है, एक्सपोर्ट हमारी इस पे आते हैं जरा, जो इकोनॉमी के जो पॉजिटिविटीज हैं उनकी आते हैं। आफ्ताब साहब, मैं शर्मिला साहब को ओपन करूंगा। चाहता हूं, जो सिंध गवर्नमेंट ने कोरोना के हवाले से वैक्सीनेशन के जो इदारा जगह बनाई है, एक्सपो सेंटर, आपने भी देखा होगा कि 5-5, 6-6 हजार लोग वहां जमा हैं, और कोई मास्क, कोई एसओपीज नहीं है, वहां पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, और उससे तो हम मजीद लोगों को इन्फेक्ट करवाएंगे, फैला रहे हैं, और वो ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत इसके कि लोग मास्क पहने। हम सबका जो एक एसओपीज जो है पाकिस्तान की, उस एसओपीज पे तवज्जो होनी चाहिए तमाम गवर्नमेंट की, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, कि हमें वो एसओपीज को फॉलो करना है। जी शर्मिला साहब, क्या कहेंगी? आपने सुन लिया, आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने मुफस्सल अंदाज में बयान किया कि मुकम्मल लॉकडाउन से शहर मुंजमद हो जाएगा, फाइनेंशियल कैपिटल है और एसओपीज को फॉलो करना बेहतर है। उससे ये क्या वजह बनी कि पॉजिटिविटी रेट 23% हो गई कि एसओपीज पे मुकम्मल तौर पर, कुली तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका? जी बहुत शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, एसओपीज पे तो इस पूरे मुल्क में अमल दरामद नहीं हो पा रहा अनफॉर्चुनेटली। जिस किस्म का ये डेल्टा वायरस और जितना कंटेजियस ये है, मैं आज ही पढ़ रही थी कि सिर्फ केपीके में 3 दिन के अंदर टूरिज्म में कुछ 67 बिलियन रुपीस जो हैं वो ईद के 3 दिनों के अंदर जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कि 27 लाख लोग वहां पर मौजूद थे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इतना रश हजूम होना ये गलत था, इसको फरोग नहीं देना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के फ्लाइट्स भी लगाई गई और लोगों को ये कहा भी गया और ये इनकरेज भी किया गया कि वो शहरी तफरी गांव के ऊपर वहां पर पहुंचे। अच्छा, अब इशू क्या है? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा जो है वो खुद मुख्तार है कि वो अपने फैसले करे, और मैंने तो बारहा असद उमर को ये सुना है कहते हुए कि जी ठीक है, सिंध अगर फैसला करना चाहता है तो फैसला कर सकता है, और ये फैसला करने के बाद असद उमर और बाकी लोगों को उसकी इतला भी दी गई थी, और आज एनसीओसी ने इसको एंडोर्स भी किया है। अच्छा, यहाँ पर तो चलें 5 दिन के लॉकडाउन के ऊपर बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन मुझे बताइए कि अगर इतने अच्छे मुल्क के हालात हैं तो फिर क्यों आज एनसीओसी के ने बाकी सूबों के अंदर जो है इंडोर डाइनिंग भी बंद कर दी है। अगेन जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको अब सिर्फ बाहर की डिलीवरी के लिए कहा गया है। फिर जिस तरीके से मॉल्स और दुकानें हैं उनकी टाइमिंग 10 से 8 बजे तक कर दी गई हैं। इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन कोई 78 ऐसी सड़कें हैं जिसके अंदर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। लाहौर की मुख्तलिफ ऐसी स्मार्ट लॉकडाउन है शर्मिला साहब, ये इस्लामाबाद में जो लगा है स्मार्ट लॉकडाउन है, तो इसी तरह पे कराची में ही लग सकता था। अनवार साहब, आई हैवंट कंप्लीटेड। जी जी, बात ये है कि देखिए, जहां पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, इस्लामाबाद एक इतना बड़ा शहर नहीं है, कैपिटल जरूर है लेकिन इतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ से 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, और यहाँ पर जिस तेजी से ये वेरिएंट फैल रहा है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और जो टास्क फोर्स है जो डिसाइड करती है कि क्या अलाइमल होना चाहिए, ये लास्ट रिजॉर्ट है। लॉकडाउन होना पार्शियल लॉकडाउन है, ये कंप्लीट लॉकडाउन उसकी तरह नहीं है जो पिछले साल किया गया था, जो पूरे पाकिस्तान में हुआ था। यहाँ पर होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं, यहाँ पर जो एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं वो भी खुली गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुली हुई है, वैक्सीनेशन सेंटर्स भी खोले गए हैं, और इसी तरीके से आप ये देखिए ई कॉमर्स के जो है वो भी खुले गए। डेफिनेटली दुकानदार उससे मुतासर हो रहे हैं, ये कोई मामूली फैसला नहीं था हमारे करने के लिए, लेकिन खुशी की बात ये है कि पर डे सिंध में इस वक्त 2,11,000 से जायद लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसी रफ्तार से, बल्कि इससे ज्यादा रफ्तार से हमारी ख्वाहिश है कि लोग वैक्सीनेशन कराएं, और यही रफ्तार रही तो मेरा ख्याल है कि अगर हम अपनी 70 to 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करा चुके और इसमें हम कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह ताला फिर हमें इस किस्म के लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस वक्त हमें इस पे सियासत नहीं करनी, ना मुझे पंजाब पे और केपीके पे सियासत करनी है, ना मैं चाहूंगी कि वो इस पे सियासत करें। इसमें कोई हंसने की बात नहीं आफ्ताब साहब, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मेडिकल इमरजेंसी, और ये दुनिया भर के अंदर है। जो भी इकदाम दुनिया भर उठा सकती, जो सही समझते हैं वो हुकूमतें उठा रही हैं, चाहे वो सही फैसले हों
चाहे वो गलत हो, चाहे उससे कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन लोग कोशिशें और हुकूमतें कोशिशें जरूर कर रही हैं, सभी कोशिशें कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि हमें दुआ होना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको और हमारे प्यारों को इस वबा से बचा के रखे। जो जाने जा रही हैं वो अनवार साहब वो वापस नहीं आ सकती जी हैं, जी। इसमें बिल्कुल भी हंसने की मुस्कुराने की बात ये बिल्कुल भी आफ्ताब साहब नहीं है। आप मुस्कुरा रहे थे, मैं तो बहुत संजीदगी से सुन रहा हूँ। आफ्ताब साहब मेरे ख्याल में, आफ्ताब साहब बताइएगा, ये मैम ने दोबारा कहा है, आप खुद कराची से वक्त मैंने। भी अनवर साहब, न जाने कितने लोग इस वबा से लड़ रहे हैं, जी कितने बिल्कुल सही। लोग जो है अपने प्यारों को नहीं, खो इट्स अ चुके वेरी हैं, सीरियस मैटर, कितने इट्स अ वेरी बीमार सीरियस मैटर। अस्पतालों में पड़े हैं। और अगर वो ये देखेंगे कि इस मुल्क के जो सियासतदान हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो मुस्कुराएंगे इसके ऊपर और उस पर सियासत करेंगे, तो ये क्या इंप्रेशन जी जाएगा। आफ्ताब साहब बताइएगा सर। जी, एक तो देखें, कराची शहर जैसे मोहतरमा ने बात की, शर्मिला फारूकी साहिबा ने, कि 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है और ये भी यहीं की रहने वाली है, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। हमें ये मालूम है कि कराची शहर में 40-45% जो है कच्ची आबादियाँ हैं। लेफ्टिनेंट डिफेंस को निकाल दें तो बाकी ज्यादातर एरियाज जो है बहुत कंजेस्टेड है और जहाँ पे 3-3, 4-4 फुट की गलियां हैं, एक एक घर में 6-6, 7-7 लोग रह रहे होते हैं और वहाँ पे लॉकडाउन नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब मैं क्योंकि खुद एमएनए हूँ, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 247 जो पुराने आबादी पे भी मुश्तमिल है और नई आबादी पे भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सिवाय डिफेंस के लेफ्टिनेंट या कुछ बड़ी शहरों के नहीं है लॉकडाउन किसी भी वहां पे हो ही नहीं सकता। तो हम तो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से ये बात कर रहे हैं कि आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें, हम कोई मुखालफत थोड़ी कर रहे हैं, ना मैंने कभी की है। मैं तो ये कह रहा हूं कि खाली कोरोना से थोड़ी बचाना है, हमने हमने रेबीज से भी बचाना है, हमने कुत्ते के काटने से जो लोग मर रहे हैं उनसे भी बचाना चाहिए, हमें एम्बुलेंस ना होने की वजह से जो लोग मर रहे हैं उनसे भी बचाना चाहिए, हॉस्पिटल की जो सूरत हाल है इंटीरियर सिंध में उसको भी बेहतर करनी चाहिए। मैं तो पॉजिटिव नोट पे बात कर रहा हूं, ना मेरी आदत है। तो मेरा कहने का मकसद है कि हम वो चीजें करें जिससे लोग भी परेशान ना हो। आप बताइए ना, आप अगर फुल लॉकडाउन करते हैं, जैसे कल लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक एक थाने में 4-4, 8-8, 10-10 लोग, एक कमरे में 20-20 लोग पड़े हुए थे, फिर गाड़ियों पुलिस वालों ने एडवांटेज लिया कि नाजायज तौर पे लोगों से पैसे लिए। मैं आई एम श्योर कि मेरे गवर्नमेंट ने नहीं कहा होगा इस चीज को, मगर वो लिया, उसको कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट का ही काम है। फिर जो एक्सपो सेंटर के ऊपर जो सूरत हाल हुई है, उस सूरत हाल के भी हम मुखालिफ हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। वो किससे कंट्रोल करना था? वैक्सीनेशन तो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीनेशन हो गई है, 7-7.5 करोड़ की वैक्सीनेशन होनी है, जिसमें अगर 40% के करीब हो गई है। ये बात बिल्कुल सही हो रही है कि जैसे ही वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ेगी तो ये केसेस कम होंगे। केसेस पॉजिटिव जरूर आ रहे हैं मगर वो फैटल नहीं है, क्योंकि वो लोग जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है उनको भी ये डेल्टा वेरिएंट कोविड लग हो रहा रहा है। है। जी जी हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर सूरत हाल है। हमारा तो कहना है कि एक ऐसी पॉलिसी हो जो अवाम दोस्त होनी चाहिए, जिससे अवाम को फायदा हो, डेली वेजर को फायदा हो। और ये देखें, इसमें कामयाबी रही हमारी, चाहे वेव 1 थी, 2 थी, 3 तक हम फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो थी उसमें कामयाबी रही है कि आपका बिजनेस भी चला है, गुर्बत से लोग मरे नहीं, फाकों से, खुदकशियों से वो लोग नहीं मरे। और तो आफ्ताब साहब, शर्मिला इलाज भी साहब हो तो गया। कह रही है जी। पार्शियल लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। नहीं जी, देखें, एक कंफ्यूजन था। डे 1 पे पूरा कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस हुआ, इंटरसिटी बसेस का भी हुआ, नहीं होंगी। मैंने वो वीडियो ऑडियो भी सुनी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं भी आपको सुनवा सकता हूं कि जिसके ऊपर पुलिस को जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो ऑडियोज भी मेरे पास मौजूद हैं कि किस तरह आपने काम करना है, कुछ नहीं किसी को अलाउ नहीं करना, और पुलिस के साथ सख्ती की गई है। तो ये सारी चीजें हैं, मार्केट में आ जाती हैं। मेरी तो सिर्फ ये कराचियाइट होने की नाते कि हमें कराची के बिजनेस को भी देखना है, कराची की कम्युनिटी को भी देखना है, जो बिजनेसमैन है, जो मुख्तलिफ एसोसिएशन है, जो स्टेक होल्डर है, उनको ऑन ग्राउंड लेना चाहिए। ये शर्मिला साहब, जो आफ्ताब हाँ। साहब कह रहे हैं कि इट्स बेसिकली, ये पहले भी डिबेट थी कि यू हैव टू ड्रॉ लाइन बिटवीन लाइव्स एंड लाइवलीहुड। इस हवाले से जरूर बताइएगा, क्योंकि कराची में बहुत से लोग जो हैं उनके मुआश जो है वो दिहाड़ीदार होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं। और दोबारा उन्होंने कहा कि जो एक्सपो सेंटर में लाइनें तवील लगी हुई हैं, मैं भी देख रहा था। और क्या बेहतर तरीका हो सकता है कि लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, इतना हजूम इकट्ठा हो जाए, तो ये तो फिर जहां लोग इकट्ठे होते हैं उधर ज्यादा फैलता है। और अस्पतालों की इस्तेदाद कार कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या सिंध गवर्नमेंट ने किया? जी शर्मिला साहबा। देखिए, दो चीजें हैं ये। अब ये देखें, एक बहुत ही सेंसिटिव डिबेट है कि वेदर यू चूज लाइव्स और लाइवलीहुड्स।
और सिंध हुकूमत हमेशा इस बात पे बावर कराती है कि हमारे लिए लोगों की जानें बचाना बहुत जरूरी है। लोग भूख से बहुत बाद में मरेंगे, लेकिन शायद कोरोना से पहले मर जाएंगे। मईशत रिवाइव हो सकती है, लाइवलीहुड्स रिवाइव हो सकती हैं, लेकिन इंसान एक दफा चला गया तो वापस नहीं आ सकता। और ये डिबेट पहले भी होती रही, अभी भी होती है, ये डिबेट ही गलत है। इस पे शायद दुनिया पे कोई भी ये फैसला नहीं कर पाया कि क्या। इसीलिए आप देखें कि जैसे 2 सेफ डेज तो ऑलरेडी सिंध के अंदर हैं और आज से तो पूरे पाकिस्तान में कर दिए गए हैं। इसके अलावा फ्राइडे और संडे के अलावा हमने 5 दिन मजीद लॉकडाउन के बढ़ाए हैं। और मैं नहीं समझती कि 5 दिन के अंदर कोई डेफिनेटली डेली वेजेस कुछ हद तक तो मुतासर होंगे, जी जी। लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि अगर महीने भर या 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाता था। दूसरा सवाल आपका क्या था, मेरे जहन से निकल गया। आपने एक और भी एक्सपो चीज मुझसे सेंटर पूछी। में तवील हाँ हाँ, लाइनें हैं, तो क्या एग्जैक्टली। कोई ऐसा नहीं बेहतर आप इंतजाम हो ये सकता आप कि बहुत 3 दिन हजूम में पहले इकट्ठा हो? की ये आप 3 दिन पहले की बात बता रहे हैं। इस वक्त सिर्फ कराची में 185 वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं और वो ठीक। 24/7 चल रहे हैं। पहले एक्सपो सेंटर सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर था और शाम 6 बजे तक का था, अब वो 24 आवर्स हो गया है और 185 है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मेरे पास पूरी लिस्ट है, चाहे वो ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, और ये हमने सबको बता दी। अब हर किसी को एक्सपो सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक। मैं अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ में, तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में 50 सेंटर्स चल रहे हैं। मेरे घर के नजदीक जो होगा सेंटर, मैं उस वक्त जा सकती हूँ। दे ओपन 24/7। इसी तरीके से पूरे सिंध में 253 वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं 24 घंटे। ये एक बहुत बड़ा टास्क है किसी भी सूबे के लिए, और मैन पावर रखना, फिर लोगों को बावर कराना, क्योंकि जो 24/7 वहां बैठे वैक्सीनेशन लगा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और मैं समझती हूँ कि यही वजह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिनों से हम 2 लाख से जायद अच्छा वैक्सीनेशन पर शर्मिला डे साहबा, लगा कोई रहे हैं। आप लोग तज्जिया की इस लॉकडाउन से इन्फेक्शन रेट या पॉजिटिविटी रेट में कमी वाकया हुई है? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है हफ्ता जब पूरा होगा तब तो पता उसके चलेगा। बाद बनकर डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी, क्योंकि देखिए ये लोगों के मिलने मिलाने से हजूम के अंदर स्प्रेड करता है। हम्म। अगर कुछ हद तक कुछ परसेंटेज भी हम इसको थमा सके तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मैं समझती हूँ कि हम सब, चाहे मैं हूँ, आफ्ताब साहब हूँ, आप हूँ, हम सबको दुआ करनी चाहिए, सिर्फ सिंध के लिए नहीं, पूरे पूरे पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए। क्योंकि देखिए आज जो एनसीओसी ने मजीद रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो इसी वजह से लगाए हैं जी ना, जी। क्योंकि पॉजिटिविटी रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ा है। सो ये एक बहुत ही, हमने भारत में देखा कि क्या हशर हुआ है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि हमें उस सिचुएशन का सामना करना पड़े। मेरी गुजारिश और दुआ और इल्तिजा भी यही होगी कि खुदारा जितना हम इस जो भी कोशिशें हम कर सकते हैं, सही या गलत, हम ये देखिए दिस इज ट्रायल एंड एरर। हम ये हतमी तौर पे नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते 7 दिन के लॉकडाउन के बाद या हफ्ते में 2 दिन सेफ डेज करने, जी। लॉकडाउन करने के बाद ये वायरेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने माजी में भी इकदाम उठाए हैं, कुछ उसके अच्छे नताइज आए, कुछ इन्फेक्शन रेट थमा, कुछ लोगों की जानें बची। तो इंशाल्लाह इस दफा भी अल्लाह ताला से उम्मीद यही है। देखें, कोशिशें हम जमीन पे कर सकते हैं, लेकिन बचाने वाला अल्लाह की जात है। अब आफ्ताब साहब, ये तो हम जी नुक्ता। मैं इसका थोड़ा सा एक मैं तो जी जी जी, प्लीज बात ऐड करना करें, आफ्ताब साहब चाहूंगा। ऐड कीजिएगा। शर्मिला साहिबा, मैं आपके तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि कल मैं खुद भी वहाँ पे सिविक सेंटर एक्सपो सेंटर गया और वहाँ पे वही सूरत हाल थी जो 2-3 दिन पहले थी। लेकिन एक्सपो सेंटर पे डे नाइट आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं तो उसकी एसओपीज का अगर ख्याल रख लिया जाए, उसको कंट्रोल कर लिया जाए, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी सिंध गवर्नमेंट के लिए। कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा क्योंकि वहाँ कोई एसओपीज ही नहीं है ना। सबने देखा, आपने भी देखा होगा और तमाम मीडिया ने भी देखा कि ये एसओपीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक दूसरा ये कि एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जिस तरह एनसीओसी में जो डिसीजन होता है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाए, तो ताकि सिंध गवर्नमेंट को हमारे पास भी कोई चीज ना हो कि हम उसको क्रिटिसाइज करें या कोई मशवरा दें। स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं वो ज्यादा बेहतर है। औरंगी टाउन में नहीं हो सकता, कोरंगी नहीं हो सकता, मुख्तलिफ जगहों पे ये लॉकडाउन हो नहीं सकते। जहाँ हो सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए। ये जिस तरह आपने कहा, मेरी भी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको पाकिस्तानी होने के नाते ही ये सब कुछ सोचना है और पाकिस्तान के लिए बेहतर करना है, रिगार्डलेस ऑफ कराची हो, इस्लामाबाद हो, पिशावर हो आफ्ताब या साहब, जो कोई सिंध लाहौर हुकूमत हो। ने जो फैसला किया मैं इसमें एक सूबाई चीज सतह कहना पे, चूंकि चाहूंगी, पीटीआई की नुमाइंदगी को चीज आप कहना लोगों की राय चाहूंगी। ली गई थी। और मुझे अच्छा लगा, आफ्ताब साहब ने अच्छी बात की है, बिल्कुल।
मुझे एक बात बताइए कि जो लोग वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि वबा खतरनाक है, चाहे वो शायद अपनी सिम बंद करने के चक्कर में कि वो बंद ना हो जाए इसलिए जा रहे हैं, लेकिन देखिए वहां पर पुलिस खड़े हो कि हर एक शख्स को डंडे नहीं मार सकती कि आप मास्क पहनो। ये लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद करनी चाहिए कि मास्क पहने, थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग करें। दूसरी चीज ये है कि मुझे इतना दुख हुआ कि सिंध के अंदर लॉकडाउन है, बिलखुसूस कराची के अंदर बहुत इन्फेक्शन रेट है, लेकिन कल आप ही की पार्टी के एक एमएनए अपने घर में 600 लोगों की अपनी बेटी का वलीमा कर रहे थे। लेकिन अब कुछ एहसास, कुछ मतलब मैसेज क्या जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है? अगर देखें, ये दीज थिंग्स कैन वेट। अगर आपकी शादी है, ठीक है, आप कुछ लोगों में कर, लोगों ने की है ना, कम कम लोगों में करके निकाह करके कर दिया। तो देखिए ना, ये फिर कल मीडिया पे कल क्या था कि देखिए क्योंकि एमएनए है, कराची में है, और उन्होंने वहां जब वहां पर डीसी और तमाम लोग गए तो उन्होंने कहा जी मैंने हूं, मुझे कोई माइका लाल रोक के दिखाए कि मेरी बेटी की शादी कैसे नहीं हो सकती। वहां पर गाड़ियों को हजूम था, कोई एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे थे, कोई मास्क नहीं पहना था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। एक इस तरह शादी, फिर देखे ना, जो गरीब लोग हैं उनकी भी किसी के यहाँ शादियां होनी थी, जब शादी हॉल्स हमने बंद कर दिए हैं, जो गरीब लोग हैं वो तो फिर क्या हमें गालियां देंगे ना आप कि पे यहाँ शर्मिला साहब रेट ऑफ जी, लॉ को स्टैब्लिश करना मैं इसका चाहिए ना। एक सेकंड अनवर साहब, बिल्कुल मेरा ख्याल है ये बहुत मुनासिब बात है कि चाहे वो एमएनए हो, एमपी हो, किसी भी पार्टी का हो, एनसीओसी की जो हिदायत गाइडलाइन हैं, है। जो एसओपीज हैं, वो फॉलो करना चाहिए। एमएनए ने जिसकी यहाँ शादी हुई उसकी बेटी का वलीमा था, तो बेटी का वलीमा का मतलब है कि उसके समधी ने किया होगा, मगर मैं इसको बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं कर उनके रहा है अपने ना। घर हमें था। एसओपीज, जी नहीं नहीं, वो तो मुझे मालूम है, एसओपीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए था। और देखें, जो लॉ कहता है वो लॉ के हिसाब से जो ना उस चीज को हैंडल करना चाहिए, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूं, कि अगर मैं ऐसी कोई हरकत करता हूं तो शायद मुझे भी उसी तरह ट्रीट होना चाहिए। ये बिल्कुल नामुनासिब चीज है कि हम एक तरफ तो सारा पाकिस्तान लगा हुआ है इस बात के ऊपर कि हमें एसओपीज पे काम करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल गैदरिंग जो है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम ही लोग अगर इस तरह के वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमें ये सूट नहीं करता किसी को भी था। तो बिल्कुल ये इस चीज तो को मेरा नहीं होना सवाल आप चाहिए। दोनों से ये था, जो मैं सवाल जो है वो उसका जवाब नहीं आ सका, कि जब ये फैसला साजी होती है तो इसमें मुशावरत किस हद तक हो रहा है? सिंध हुकूमत ने जब ये फैसला किया तो क्या पीटीआई जो कि अपोजिशन जमात है या दीगर जमातों को भी ऑन बोर्ड किया गया, तो उनकी इनपुट ली गई थी? नहीं जी, हमारा किसी भी अपोजिशन लीडर को या किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कोई किसी किस्म की कोई मीटिंग नहीं हुई हमारे साथ। शबीला साहब, क्या ये बेहतर नहीं है कि इनको भी शामिल किया जाए, जैसे अब एमएनए साहब का आप कह रही है जो कि नहीं करना चाहते और आपको जरूर यकीनन कार्रवाई करनी चाहिए थी, अगर ऑन बोर्ड ले लिया जाए तो बेहतर नहीं होगा? शर्मिला साहबा। देखिए ये हमें तो मालूम ही नहीं था। तो खुद एक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए क्योंकि आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं और आपको खुद जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जी हमें जी। तो जब शाम में जब मीडिया की से ये वीडियो चली टेलीविजन चैनल्स पे और सोशल मीडिया, तो उसके बाद जो इंतजामिया थी वहां गई और इंतजामिया के साथ जो सलूक हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर इस किस्म की धमकियां, क्योंकि आप अथॉरिटी में हैं, आप एक एमएनए हैं ठीक। और आप इस किस्म की बातें कर सकते हैं, तो मैं क्या कह सकती। अब वहां पर पुलिस डंडे उठा के मेहमानों को मार मार के तो बाहर नहीं निकाल सकती थी ना। फिर आप साहब कहते कि देखें शादी में जो लोग आए थे हमारे एमएनए के, उनको थानों में नहीं एक तो एक थाने के हलीम आदिल शेख साहब तो गिला करते हैं कि अंदर वो बंदे डाल नवाब दिए। शाह गए थे, हलीम आदिल शेख साहब, और उन पे हमला किया गया। किस पे आए, किस पे हमला किया गया? हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि नवाब शाह वो गए, उन पर हमला किया गया। ये ऑपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली में। नॉलेज नहीं, आई हैव नो नॉलेज ऑफ क्यों दिस। आफ्ताब साहब? मैं जी, ऐसा हुआ था, बिल्कुल वो वहां गए थे तो हुआ है, वीडियोस हमने देखी हैं। मुझे भी ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है, मगर वीडियो मैंने जरूर देखी है। इस पोलराइजेशन को कैसे कम किया जा सकता है? और टुवर्ड्स द एंड, ये तो कोरोना पे तो अजरबत हमने सरासल गुफ्तगू की, जो मुल्क की सियासत है, अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो गया, उस पर पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल की, आप लोगों ने 26, अब तो रिजर्व सीट भी 3 खवातीन की आप लोगों ने ली, और जो ओवरसीज़ कश्मीरी की सीट होती है, इसके अलावा आलम दीन की सीट होती हैं, वो भी हासिल कर ली। सर, अब आने वाली सियासत कैसे चलेगी, किस खतूत पे आगे बढ़ेगी? आप दोनों से अपना अपना कमेंट दीजिएगा। आफ्ताब साहब, अब जी 2023 जी, ही मेन पॉलिटिकल अच्छा, इवेंट है। बिल्कुल। देखें, ये तो एक ट्रेडिशन भी रही है कश्मीर के हवाले से
कि जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ कश्मीरी अवाम हमेशा नॉर्मली जाते हैं, मगर इस दफा जो कश्मीरी अवाम गए और इतना बड़ा जो मैंडेट दिया है, वो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर जो एक एम्बेसडर बने हैं कश्मीर के, उस हवाले से, और कश्मीर की जो आवाज बने हैं और कश्मीर की आवाज को लेकर सारी दुनिया में गए, यूएनओ में जो जिसकी लेवल की स्पीच की उन्होंने, तो कश्मीरियों ने दिल से उनको चाहा और वोट डाला है और एक बड़ी जबरदस्त मेजोरिटी उन्हें दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जी, और दूसरा एक बड़ी अच्छी जो स्पोर्ट्स के हवाले से देखूं तो एक कश्मीर लीग शुरू हो रही है, और उस कश्मीर लीग के हवाले से देखें बड़ा उसको प्रमोशन भी मिलेगी, वेटेज भी मिलेगा जब दुनिया में वो ऑनलाइन जाएगा क्रिकेट मैच और कश्मीर का नाम उजागर होगा। ये एक बहुत जबरदस्त आइडिया। शर्मिला साहब ऐसे आप पूछ रहे थे टुवर्ड्स ये, शर्मिला साहब नबील कबूल साहब ने कहा था अवाम ने वादा किया था 16 सीटों का, 11 मिली, उस पर भी इत्तेफाक किया, क्या कहेंगी आप? आपने ये तो सुना होगा। नहीं पता कि ये नबील कबूल साहब ये बात कहां से लेकर आए, आई हैव नो नॉलेज। मतलब ये ना हमारी पार्टी में डिस्कस कभी और ना ही इसके ऊपर कोई हुआ, बिकॉज नबील कबूल साहब अक्सर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बड़े सीनियर आप लोग के बड़े सीनियर रहनुमा है। तो आप मत कहिएगा कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मैंने वो असल में वो प्रोग्राम मैंने देखा था जिसमें नबील कबूल साहब ने ये बात की। अनवर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 16 के अगेंस्ट 11 मिली है। स्लिप ऑफ टंग फिर कह लीजिए शर्मिला साहब इसको। नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं था। आप अगर वीडियो निकाल के देखें तो स्लिप ऑफ टंग नहीं था। पीपल्स पार्टी खुश है एजे के इलेक्शंस के रिजल्ट से शर्मिला साहबा? देखिए नहीं, हमने तो मेजॉरिटी उन रिजल्ट्स को रिजेक्ट किया है, बिकॉज प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे पे रिगिंग और फिर इलेक्शन रिजल्ट्स बाद में आना। लेकिन हमने जितनी मेहनत करी और जितनी कश्मीर की आवाम ने गैरत दिखाई, उन्होंने बढ़ चढ़ के, देखिए ना, ऑफर तो उनको किया गया था कि जी आप वोट दें, हम आपको हर वोट के बदले में 1 करोड़ रुपए देंगे। और फिर आपने देखा कि पोलिंग डे के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर एक वफाकी वजीर पाए गए। ये तो शदीद खिलाफ वर्जी है इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की। फिर बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट रोके गए, बहुत देर से आए। ये एक मेजर इशू होता है अनवार साहब, जब आप धांधली करते हैं ना, तो ये उस के ज़मरे में इसका हल क्या है? ईवीएम्स की तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की तरफ? रिटन कंप्लेंट्स, हमारी 27 रिटन कंप्लेंट्स विद एविडेंस इलेक्शन कमीशन एजेके के पास पड़ी हैं, 27 उन्होंने फैक्ट करना है। ठीक है, मैं टुवर्ड्स ये पूछूंगा इसका फिर क्या मैम हल है? ये जो मुबैना धांधली के इल्जामात होते हैं, तो फिर आगे बढ़ना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की तरफ, इंतखाबी इस्लाहात की तरफ? देखिए बिल्कुल बढ़ना चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन ईवीएम्स के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, शायद याद दहानी करा दूं कि 2015 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मॉक सर्विस की थी 4 ममालिक में, यूएसए, यूएई, यूके और एक और मुल्क था। अच्छा। और वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो तजुर्बा फेल हो गया। उस वक्त एक कमेटी भी बनी थी जिसमें आज के मौजूदा जो सदर मुमलिकत साहब हैं वो भी इस कमेटी में थे। और इस वक्त भी जो बुलडोज किया गया है ये बिल, इसके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 नकाती ऑब्जेक्शंस भेजा है कि जी ये मसले हैं फलाएं। आप पहले उनको हल तो करें और आप फिर इस पर डिबेट करें। सिर्फ ईवीएम जो हैं वो शफाफ इलेक्शंस करवाने में मदद नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, आरटीओस, बहुत सारे मतलब ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर दुरुस्तगी और इस्लाहात की जरूरत है। और पीपल्स पार्टी उसके लिए आमादा है बातचीत के लिए। वक्त खत्म हो जाता है। शर्मिला फारूकी साहब, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, बहुत शुक्रिया आपने हमसे गुफ्तगू की। आफ्ताब सदीकी साहब मैंने पाकिस्तान तरीके साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो एक अहम गुफ्तगू कर रहे होंगे मौजूद पे सिंगल नेशनल करिकुलम। पंजाब में इसका निफाज आज से हो गया है, इस पर क्या चैलेंजेस हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के वाले से गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपके अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, ओटीपी या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या एसएमएस के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association.
वेलकम बैक व्यूअर्स। आज एक अहम पेशरफ्त हुई। पंजाब भर में पहली जमात से पाँचवीं जमात तक यकसा निसाब तालीम का निफाज अमल में लाया गया। आपके इल्म में है, इस पे हमने एक पूरी तवील नशिस्त भी की थी। अहम इनिशिएटिव है, यानी कि निजी, सरकारी और दीनी मदारिस में अब एक ही निसाब पढ़ाया जाएगा और इसका मरहलावार निफाज हो रहा है। पहले मरहले में यकम जमात से पाँचवीं जमात तक निसाब का जो यकसा निसाब तालीम है उसका निफाज अमल में लाया गया है। इसमें यकीन बहुत से चैलेंजेस भी आएंगे। एक अहम डेवलपमेंट है, इस पे हमने आज फिर दोबारा गुफ्तगू करने का सोचा और चूँकि पंजाब ने इसमें लीड ली है तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे। मुराद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुराद साहब, बताइएगा, हमारे ज़रा व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइएगा कि अब मतलब आज से, चूंकि गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज ये पहला दिन था और अब अप्रैल के बजाय अगस्त में जो है, चूंकि कोविड-19 की वजह से जो तालीमी साल है यूजुअली अप्रैल में शुरू हो जाता है लेकिन अगस्त में शुरू हो रहा है, तो अब तमाम जो मदारिस हैं, तमाम प्राइवेट स्कूल्स हैं, पंजाब के तमाम पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ एक ही सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ाया जा रहा है। जी, आज इंशाल्लाह ताला आज से हमने ये इम्प्लीमेंट किया है। तो अच्छा। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अनवर साहब, हमने जब 2.5 साल पहले ये कमेटी बनाई, अच्छा। ये 40 मेंबर से ज्यादा की कमेटी थी और इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, उल्मा, सबको शामिल किया गया था ताकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए और मिलके एक चीज बनाई जाए। सो 2.5 साल की मेहनत के बाद फिर बुक्स बनाई गई। पिछले 6 महीने के अंदर बुक्स बनी, सब चीजें प्रिंट होके आज वो सब, आज तो नहीं, वो पहले स्कूलों में जा चुकी थी और मार्केट में भी जा चुकी। तो ये एक करिकुलम फ्रेमवर्क हमने बनाया और हमने कहा कि सबको एक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस करिकुलम के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर जो भी किताब बनाएगा वो पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड को भेजेगा। टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो देखेगा कि वो करिकुलम के फ्रेमवर्क के अंदर है कि नहीं किताब। अगर होगी तो उसको अप्रूव किया गया, क्योंकि बहुत सारी किताबें हमने अप्रूव की और आज वो शुक्र अल्लाह ताला का कि एक प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब था जिसको आज हमने एक रियलिटी। मुराद साहब, बताइएगा, कुतब की फराहमी, मैं दीगर चैनल्स भी देख रहा था, जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनका कहना है कि हमें एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देर से मिला और पंजाब की तादाद अगर देखा जाए तो निजी स्कूलों की काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पब्लिक स्कूल्स। तो कुतब की फराहमी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा बर वक्त? देखें, इन पब्लिशर्स को जो कि आज कंप्लेन कर रहे हैं, आज से काफ़ी महीने पहले हम इनके साथ बैठे थे। इनको एग्जैक्टली टाइमलाइन दी गई थी कि आप इस डेट को जमा करवाएं, इस डेट को आपको एनओसी मिलेगा, आप प्रिंट करेंगे और किताबें आपके पास टाइम काफी होगा। इन सब ने एग्री किया बैठ के। आज जो भी ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली ऑल लाइज, ये सिर्फ झूठ है। हमने पूरा टाइम दिया। अगर बाकियों को, जिस तरह आपको मैं बता रहा हूँ कि एक लिस्ट ऑफ बुक्स है जो कि हमने अप्रूव की है, हाउ कम के आज वो बैठ के कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमें बुक्स नहीं मिली या हमें एनओसी नहीं मिले। ये सारी टाइम है जिनके साथ बैठ के डिस्कस। सो इट्स एब्सोल्युटली ऑल लाइज। अच्छा, ये बताएं, अगर आपने कहा कि ये बिल्कुल गलत बयानी है, तो इस वक्त जब ये निफाज इसका अमल में आया है तो आपने ये तो देखा होगा एज एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब के बच्चे सफर ना करें, जो कुतब हैं उनकी फराहमी जो है वो हो रही है, चाहे वो अंग्रेजी है, उर्दू है, इस्लामियात है, मैथमेटिक्स है या जो दीगर मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। सर, हर बुक जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हर बुक जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पहुंचनी थी, जो प्राइवेट स्कूल्स में पहुंचनी थी, जिन्होंने हमसे कहा जी कि हम तो आपकी किताब ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, 70% प्राइवेट स्कूल्स पंजाब के 70%, मैं दोबारा कहूंगा, वो 5,000 और उससे कम फीस वाले हैं। अच्छा। ये कुछ प्राइवेट चेन्स हैं जिन्होंने ये इशू बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस सारे पार्ट का हिस्सा थे। हमने 3 दफा इन प्राइवेट चेन्स वालों को सबको बुलाया इस साल और उनसे कहा जी ये हम करने जा रहे हैं, ये हम करने जा रहे हैं, इस तरह है, ये बुक्स हैं, अगर आपने कुछ और इसमें ऐड माइनस करना है हमें बताएं। सब ने इस चीज पे एग्री किया। तभी तो मुझे कोई इसमें शक ही नहीं है कि ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि एवरीवन हैज एग्रीड टू इट। ठीक है मुराद साहब, ये जो करिकुलम का निफाज है, एक होता है ना, इसका ऑब्जेक्टिव होगा तमाम बच्चों के म्यार तालीम को इम्प्रूव करना है और इससे क्या इम्प्रूवमेंट वाकईतन आएगी, क्योंकि कुछ नाकदीन का कहना है कि म्यार गिर भी सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा एज एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये तो तहरीक इंसाफ का एक इंतखाबी वादा भी था, सिंगल नेशनल करिकुलम। आपकी नज़र में करिकुलम की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या इजाफी किताबें भी शामिल की जा सकती हैं या वही किताबें होंगी जो पंजाब
टेक्स्ट बुक डिपार्टमेंट जो है वो जारी करेगा। इसमें और किताबें भी लगाई जा सकती है ताकि तालीम का। सर मैं आपको 2 से 3 चीजें बताता हूँ। नंबर 1, जो बुक हमने बनाई मैंने बिल्कुल अनबायस्ड प्राइवेट लोग जो थे ना प्राइवेट सेक्टर के जी उनको दी। मैंने कहा जी आप मुझे बताएं बिल्कुल अनबायस्ड होके कि किताबों का स्टैंडर्ड कैसा है। उन्होंने वाकई में मुझे कहा जी कि ये वाकई में आपने बड़ी अच्छी किताबें बनाई हैं, क्योंकि टारगेट क्या था, बच्चों को रट्टे से परे किया जाए, जी बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों को कॉन्सेप्ट की समझ आनी चाहिए, उन चीजों के ऊपर ये किताबें बनी। उन्होंने कहा जी थोड़ी बहुत चीजें प्लस माइनस करने वाली हैं। हमने कहा जी ये वो सिस्टम नहीं है कि एक दफा किताब बना दी तो 10 साल यही किताब लगी रहेगी। जी हर साल हम इंप्रूवमेंट करेंगे इन बुक्स के अंदर, चेंजेस लेकर आएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन इनको करेंगे। सो इसलिए करिकुलम, ये क्या करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, एक पेंसिल से लेके आप एक दायरा बना दें पेपर के ऊपर, सब ने एक दायरे में रहना है। दायरे में 10 और किताबें ले आए अपनी तरफ से, एज लॉन्ग एज वो उस दायरे के अंदर है ना, वो जितनी मर्जी किस्म की किताबें इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल भी लाजिम नहीं है कि जी पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड की किताब इस्तेमाल करनी है या जो गवर्नमेंट ने किताब इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल भी नहीं। हर बंदा अपनी किताब बना सकता है और वो एज लॉन्ग एज उस सर्कल के अंदर है, उस करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर है, वो पढ़ा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपसे जरूर सवाल करूंगा क्योंकि जाहिर बात है प्राइवेट स्कूल का एक अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, पब्लिक स्कूल का अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और मदारिस का। अब ये तालीम अंग्रेजी में दी जाएगी क्योंकि यकम जमात और 5वीं जमात ये बेस बनती है स्टूडेंट की। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रखा गया है, अंग्रेजी है डॉक्टर मुराद राज साहब? देखें जी, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। अब आप देखें इंग्लिश ऑब्वियसली इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, उर्दू में पढ़ाई जाएगी, जनरल साइंस जो है वो इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, सोशल स्टडीज उर्दू में पढ़ाई जाएगी और इस्लामियात उर्दू में पढ़ाई जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। और जो टीचर्स हैं मुराद राज साहब, उनकी तैयारी, ट्रेनिंग, स्पेशली पब्लिक स्कूल्स के मदारिस की, उनकी ट्रेनिंग भी बर वक्त कर दी गई है ताकि चूंकि उन्होंने तालीम देनी है। मैं आपको इस पर बताता हूँ, पहली दफा हमने फ्री ट्रेनिंग दी है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम, पहली दफा। और मैंने पहली दफा एक और क्या चीज की, जो हमारे मास्टर और लीड ट्रेनर्स थे ना, मैंने कहा जी ये सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं होंगे, 50% हम प्राइवेट सेक्टर से लेकर आए ताकि हम उनसे सीखें, वो हमसे सीखें। एक बड़ा जबरदस्त मिक्स बनाया हम ताकि सब एक पेज पे हो। तो ये चीजें पहले कभी भी नहीं हुई जो हमने पहली दफा की है सिंगल नेशनल करिकुलम की वजह से। और इतना अच्छा उसमें से जो हमें रिजल्ट मिला ना, इट हैज बीन एक्सीलेंट रिजल्ट, जो कि टीचर्स ने भी कहा जी कि हमें नहीं पता था कि इतनी अच्छी किताबें बनाई हैं आप लोगों ने और इतना अच्छा उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं बच्चों के, बड़ी जबरदस्त बनाए। तो आप समझते हैं कि इसका जो कंटेंट है, जो किताबें आपने मुरत्तब की हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग को उजागर करेगा, हैवी नहीं होगा बच्चों के लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि देखें हमने बच्चों को रट्टे में से निकाल, यस, तो बच्चे रट्टे में से तभी निकलेंगे जब आप उनको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे और ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स आप जब उनको अपनी जबान में पढ़ाएंगे। किसी बच्चे को भी फॉरेन लैंग्वेज, देखें हम हमेशा जब लाहौर में बैठ के, बड़े शहरों में बैठ के, उन बड़ी बड़ी चेन्स जो कि 5% है इस मुल्क के सिर्फ, उनको हम फोकस करते हैं। हम वो नहीं सोच रहे जो 95% बच्चा पंजाब के अंदर पढ़ रहा है, उसके लिए उर्दू में कॉन्सेप्ट करना क्लियर बहुत ज्यादा आसान है, बजाय कि एक फॉरेन लैंग्वेज के अंदर हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मुराद साहब, ये भी मुझे जरूर बताइएगा कि हर बच्चे की अपनी इस्तेदाद होती है ज़हनी, और अपना एक पस मंज़र होता है। एक ही निसाब क्या मुख्तलिफ ज़हनी इस्तेदाद के बच्चे और मुख्तलिफ पस मंज़र के बच्चे वो एसिमुलेट कर सकते हैं, वो इसको कबूल करके आगे बढ़ सकते हैं? सर ये तो बना ही इसलिए कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं। पहले बच्चों को किस चीज पर लगाया हुआ था, अच्छा जी ये इंग्लिश में चीज है, इसको रटा लगाओ कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, और उसी पैराग्राफ जिसका वो रटा लगाता था उसी का आंसर उसको वो मिल जाता था जी कि ये 10 लाइनों का रटा लगाओ, ये एक जवाब है इस सवाल का। अब क्या है, क्योंकि अभी हमने जब ये पैराग्राफ चेंज किया है तो हम उसका जो असेसमेंट का तरीका है वो भी चेंज कर रहे हैं ताकि बच्चा रट्टा ना लगाए, समझ के जवाब दे। अच्छा, मेरा सवाल था, आप सही कह रहे हैं, ये तो आपने कहा लर्निंग की जो टेक्निक है, मेरा ये था कि बैकग्राउंड हर किसी का फ़र्क होता है। बाज़ ज़रा ज़्यादा एक माली उनकी हैसियत मुख्तलिफ होती है, उनकी फैमिली की ज़्यादा एजुकेटेड होती है, बाज़ों की इतनी एजुकेटेड नहीं होती, तो अगर एक ही निसाब पढ़ेंगे तो वो वाला बच्चा उसके साथ एट पार आ जाएगा। सर एट पार लाना पड़ेगा, तभी तो हम टीचर्स की ट्रेनिंग बेहतर कर रहे हैं, तभी तो हम सब चीज़ों इतना ज्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग के ऊपर जो पहले कभी भी खर्च नहीं हुआ। इतनी ज्यादा हम ट्रेनिंग टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स ने सारा करना है, जो रोल टीचर का है वो किसी का भी नहीं होगा। सो इट हैज टू बी द टीचर दैट हैज टू मेक श्योर कि बच्चों को ये समझ भी आए
और बच्चों के लिए क्लैरिटी भी आए इसकी। मरहलावार शुरू कर रहे हैं आप, ये पहली जमात से 5वीं जमात तक। इंशाल्लाह अगर ये कामयाब होता है तो फिर अगले तालीमी साल से जो प्लान है 6ठी से 8वीं तक और फिर उसके बाद 9वीं से 12वीं तक लागू किया जाएगा मुराद राज साहब? जी फिलहाल तो यही प्लान है इंशाल्लाह ताला। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने ज़ाहिर बात इसका जवाब भी है। दिया, लेकिन पीटीवी के नाज़रीन के लिए, क्योंकि ये ओ लेवल्स और ए लेवल्स के एग्जाम पढ़ रहे हैं, वो तो ज़ाहिर बात है इसकी इंपैक्ट नहीं हो रहा कि ये 5वीं तक है, ऐसा ही है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। और सर टुवर्ड्स द एंड कोविड-19 की वजह से फिर चौथी वेव की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, जाहिर बात है इससे हमारी जिंदगी जो है, मामूलात जिंदगी मुतासिर होती है और सबसे ज्यादा मुतासिर तालीमी सेक्टर हुआ है। तो इस हवाले से क्या आप लोगों की तैयारी है? अब हुकूमत ने तो 31 अगस्त तक पाबंदियों का इतलाक किया है, स्कूल्स तो चलेंगे, शिफ्ट्स होंगी, दोबारा से जो है वो ग्रुपिंग की सूरत में पढ़ाया जाएगा और एसओपीज को फॉलो किया जाएगा? जी बिल्कुल, आज से जब हमने स्कूल खोले हैं तो हमने 50% पे खोले हैं स्टैगर्ड करके। और आपको पता है कि शुक्र अल्लाह ताला का कि गवर्नमेंट ने जितनी जबरदस्त वैक्सीनेशन की ड्राइव चला रहे हैं, हम 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। सो मेजॉरिटी जो वैक्सीनेशन लगी है वो शहरों के अंदर भी लोगों को लगी है। सो दैट्स व्हाई होपफुली हम तो सबको कह रहे हैं, हमने टीचर्स की भी वैक्सीनेशन करवाई है, प्राइवेट सेक्टर के भी और गवर्नमेंट सेक्टर के भी। सो हालात बेहतरी की तरफ ही इंशाल्लाह ताला जाएंगे और देखते हैं। ये तो वीक टू वीक आपको पता है सिचुएशन देखनी पड़ती है, मगर मैं तो समझता हूँ जितना नुकसान हमारे बच्चों का हो चुका है, schools तो should be the last thing that we should close now। बच्चों की सर वैक्सीनेशन का कुछ जहन में आपके है? कल प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन में वज़ीर आज़म साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा था कि टीचर्स के साथ साथ बच्चों की वैक्सीनेशन भी हो, क्योंकि ये तेजी से फैलता है, स्पेशली डेल्टा वेरिएंट। पाकिस्तान में तो 18 साल और उससे बड़ी उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है। कुछ इसकी प्लान ऑफ एक्शन भी आप लोगों के जहन में है कि अगर ए लेवल्स या ओ लेवल्स के बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए? बिल्कुल सर, जैसे ही इसकी क्लियरेंस आएगी हम मेक श्योर करेंगे कि वो लगे। इट हैज टू बी क्लियर्ड बाय एनसीओसी एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट। ये दोनों जब इसको हमें इस पे क्लियर शीट देंगे और कहेंगे कि ये करना है, तो हम बिल्कुल स्कूल्स में इंप्लीमेंट करवाएं। लास्ट क्वेश्चन मुराद राज साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया, लेकिन आखिरी सवाल ये कि ये तो प्राइवेट सेक्टर में अप्रैल में तालीमी साल शुरू होता है, तो ये तो नहीं होगा जिन्होंने पहले कोर्स पढ़ा अब नया कोर्स आ गया है, उससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी सर? नहीं सर, इस दफा हमने पढ़ाई शुरू ही अब की है। हमने इस दफा अप्रैल के बाद पढ़ाई नहीं शुरू की थी नए साल की, क्योंकि आपको पता है स्कूल बंद रहे थे। सो इसलिए इस दफा नया साल अभी शुरू हुआ है, मगर चलेगा अप्रैल तक। तभी हमने 1 महीना तकरीबन 3 हफ्ते पहले शुरू किया और हम होपफुली अब आगे हमें बंद ना करना पड़े। मिनिमम छुट्टियां होंगी और इंशाल्लाह ताला आप देखना कि हम ये अप्रैल तक कोर्स पूरा करेंगे मार्च तक। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब सूबाई वजीर तालीम पंजाब हमसे गुफ्तगू करते। व्यूअर्स, अहम इनिशिएटिव है, इस पर हमने पहले भी बात की थी। अब इस पे कोशिश ये होनी चाहिए कि निजी स्कूल, पब्लिक स्कूल्स और जो दीनी मदारिस है, इसको इम्प्लीमेंटेशन में सच्चे जज्बे के साथ काम करें, कोई लैतुल से काम न किया जाए, क्योंकि इसकी कामयाबी इसकी अमलदारी में है। ऑन पेपर इट्स एन एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट कि सिंगल आपका नेशनल करिकुलम हो, आपकी किताबें हों और उसमें जैसे मुराद राज साहब कह रहे थे किताबें ऐड भी की जा सकती। करिकुलम एक दायरा है, दायरे के अंदर में रह के जो भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जिसको अप्रूव करेगा आप इजाफी किताबें लगा सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग बहुत कलीदी अहमियत की हामिल है और इसकी अमलदारी, उससे फिर जो वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि वन नेशन वन करिकुलम, उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब ने पेशकदमी की है, इस हवाले से हमने आता कि हम आने वाले दिनों में भी ये जो अहम मौजू है इस पर आपकी तवज्जो और जो मुतलकीन है उनसे गुफ्तगू करते रहेंगे। कोविड-19 की चौथी फेज़ है, अब उसमें तालीमी इदारे दोबारा से खुदा न खास्ता अगर मुतासर होते हैं, फिर क्या तालीम में अगर खलल पड़ता है तो उसके क्या नताइज होंगे, वो आने वाले दिनों में हम आपको उस हवाले से बताते रहेंगे। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।